नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 3 के बारे में और यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 के बारे में। क्योंकि दोनों ही यूनिट में महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है सामाजिक विचारक यानी थिंकर, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो था ब्लूमर के बारे में, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द के जनक माने जाते हैं, अवधारणा के नहीं, शब्द के। दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो शब्द है, इसके जनक हैं ब्लूमर। लेकिन ब्लूमर के गुरु कौन थे? ब्लूमर किसके शिष्य थे? वो थे हार्वर्ड मीड के। और हार्वर्ड मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द नहीं दिया, शब्द इनके शिष्य ने दिया है। लेकिन इस अवधारणा को जन्म दिया किसने? हार्वर्ड मीड ने। तो अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा का जनक पूछा जाए तो आंसर आएगा हार्वर्ड मीड। लेकिन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का जनक कौन है? वो है ब्लूमर। तो ब्लूमर के अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, इससे हम पहले के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। चलिए, आज हम जानने का प्रयास करेंगे मीड के विचारों को, कि हार्वर्ड मीड ने क्या विचार प्रकट किए हैं। वैसे तो मीड के विचार को आपने एक टॉपिक और कवर किया था, हमने समाजीकरण का सिद्धांत, यूनिट नंबर 2 में। तो समाजीकरण के सिद्धांतों में आपने पढ़ा था मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड मी थ्योरी। वो आई एंड मी थ्योरी या मैं और मुझे का सिद्धांत भी किसने दिया है? हार्वर्ड मीड ने दिया था। और उसी सिद्धांत के माध्यम से मीड ने यह बताया था कि व्यक्ति के सेल्फ का यानी आत्म का विकास कैसे होता है, और उस सेल्फ के विकास में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की क्या भूमिका होती है। तो आज हम कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो हार्वर्ड मीड की देन है समाजशास्त्र के क्षेत्र में। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, कौन कौन सी अवधारणाओं के माध्यम से इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसके अलावा मीड के विचारों को आपने इससे पहले यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा है, एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। और टॉपिक का नाम था, आपको याद आ गया होगा, परिस्थिति और भूमिका। उसमें भूमिका के बारे में 3 प्रकार की भूमिकाओं की बात करी थी। तो भूमिका के संदर्भ में भी अपने विचार प्रकट किए हैं किसने? मीड ने। हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिका को लेकर क्या विचार हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा है क्रिया का सिद्धांत। तो क्रिया के सिद्धांत में मैक्स वेबर का नाम भी आता है, पार्सन का नाम भी आता है। ठीक है, उसी प्रकार क्रिया के बारे में 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है किसने? आपके हार्वर्ड मीड ने। तो क्रिया का सिद्धांत क्या है और कितने प्रकार की क्रिया होती है, ये भी हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमें कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है, सेल्फ का डेवलपमेंट जो बच्चे में कैसे होता है, क्योंकि सेल्फ का विकास किसमें होता है? बच्चे में होता है, आत्म का विकास। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई मीड ने 3 चरण बताए हैं आत्म के विकास के। उसमें से एक होती है प्ले स्टेज, एक होती है गेम स्टेज। तो ये प्ले स्टेज क्या होती है, गेम स्टेज क्या होती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके अलावा भूमिका के बारे में, हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है सिग्निफाइंग अदर। आपने कई बार सुना है एग्जाम में, प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी। तो ये सामान्यकृत अन्य जो होता है, तो फिर विशिष्टीकृत अन्य क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर करके पढ़ेंगे तो चीजों को और गहराई से समझ में आएगा आपको। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। क्लियर? इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है जो जिसके ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, या उनकी जो किताबें होती हैं पब्लिकेशन वाली, उसमें शामिल नहीं किया जाता, या कभी कभी 1 आध 2 लाइन लिखी होती है, और वो है आपके कन्वर्सेशन ऑफ गेस्चर। तो ये गेस्चर क्या होता है? आपने देखा है, तो मीड कहते हैं कि हमारे जीवन में हम प्रतिदिन कई बार हाव भाव से, ठीक है, हम बोलकर संवाद नहीं करते, हम चीजों के हाव भाव से संवाद कर लेते हैं। किसी चेहरे को देख कर समझ जाते हैं कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, यही होता है गेस्चर। तो इन सब के बारे में भी आज हम जानेंगे इस पूरे टॉपिक में। तो हमारा पर्पस है कि एक लेक्चर में ही आप पूरे हार्वर्ड मीड के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं, अगर आप प्रश्न देखें यूजीसी नेट में जो पूछे गए हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पूछे गए हैं, बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि सामान्य प्रश्न आए, कभी कभी प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं। उपनिषद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सेट, पीजीटी और सीयूटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आज ही उपनिषद एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए।
करते हैं आज के लेक्चर की, और टॉपिक का नाम है हार्वर्ड मीट के बारे में। सबसे पहले इनके परिचय को समझते हैं। भाई मीट क्या, जन्म कहां पे हुआ या कहां के समाजशास्त्री हैं। कम से कम एक बेसिक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई कोई भी समाजशास्त्री का जन्म कहां पे हुआ है। भले उसका आपको बर्थ डेट याद ना हो, ठीक है, आजकल पूछते भी नहीं है, लेकिन कम से कम उसका स्थान तो मालूम होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, जन्म कहां पे हुआ, 1863 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, अमेरिका में। तो एक अमेरिकन समाजशास्त्री है, पहली बात तो ये। और स्वाभाविक सी बात है, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं तो किस संप्रदाय से जुड़े होंगे, शिकागो संप्रदाय से जुड़े होंगे। ब्लूमर भी किससे जुड़े थे, शिकागो संप्रदाय से जुड़े थे। दूसरा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है मीट को। सामाजिक मनोवैज्ञानिक मतलब सोशल साइकोलॉजिस्ट, यानी इन्होंने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है। यानी समाज को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिकता को समाज के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया कि समाज का व्यक्ति के मनोविज्ञान पर, व्यक्ति की मानसिकता पर क्या असर पड़ता है और व्यक्ति किस दृष्टिकोण से समाज को देखता है। यानी दोनों को आपस में जोड़ा, इसलिए इनको सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके अलावा किसके विचारों का प्रभाव पड़ा है, तो ये अमेरिकन समाजशास्त्री, लेकिन इन पर असर पड़ा है किसका, इन पर असर पड़ा है मैक्स वेबर का, यानी जर्मन समाजशास्त्री का। अब देखिए कितना बड़ा स्थिति होगी कि ये है शिकागो संप्रदाय के, यानी अमेरिकन है तो ज्यादातर अमेरिकन समाजशास्त्री शिकागो संप्रदाय से प्रभावित हैं, लेकिन असर इन पर पड़ रहा है जर्मन संप्रदाय का, जो मैक्स वेबर के समय का है। तो मैक्स वेबर के जर्मन संप्रदाय, मैक्स वेबर के विचारों का असर भी है और शिकागो संप्रदाय के विचारों का असर भी है। यानी दो महत्वपूर्ण संप्रदाय जो समाजशास्त्र में जाने जाते हैं, दोनों का असर हमें किस पर देखने को मिलता है, आपके हार्वर्ड मीट पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों, ब्लूमर को क्यों नहीं कहते वास्तविक संस्थापक, क्योंकि ब्लूमर ने केवल शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो इनके शिष्य थे ब्लूमर, इन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, इस शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है, लेकिन इस शब्दावली का जो पीछे का कॉन्सेप्ट है, इसकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसे विकसित करने का श्रेय जाता है किसको, मीट को। क्लियर। तो कभी वह भी क्वेश्चन बनता है कि भाई आपके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जनक कौन है, तो जनक में मीट का ऑप्शन भी आता है, ब्लूमर का ऑप्शन भी आता है। तो पहले ये देखिएगा कि भाई प्रश्न पूछा क्या है। अगर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा का जनक कौन है, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, तो आंसर आएगा मीट। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की शब्दावली का विकास किसने किया, तो आंसर आएगा ब्लूमर। तो शब्दावली और अवधारणा, ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया परिचय की बात। किताबों में तो बड़ी फेमस किताबें हैं, आपने पढ़ी भी थी। समाजीकरण के सिद्धांत में हमने देखा था, आई एंड मी थ्योरी दी इन्होंने, मैं और मुझे का सिद्धांत, उसमें हमने पढ़ा भी था। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, बड़ी फेमस रचना है इनकी। इसके अलावा द फिलॉसफी और द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट, ये तीन बड़ी फेमस किताबें हैं। लेकिन ज्यादातर जो विचार आज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आई एंड मी थ्योरी, तो आई एंड मी थ्योरी जो दी है कौन सी किताब में दी है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दी है। वहीं अगर हम देखें क्रिया का चरण, यानी क्रिया का जो सिद्धांत है, चार प्रकार की क्रिया की बात करी है, क्रिया के चरण, तो क्रिया के चरण किसमें बताए हैं, द फिलॉसफी ऑफ आर्ट में बताए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के चरण क्या होते हैं। बहुत कम लोग उसको छोड़ देते हैं, बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं इस टॉपिक को। ज्यादातर लोग हार्वर्ड मीट को दो चीजों में पढ़ते हैं, एक तो आई एंड मी थ्योरी में, और दूसरे बहुत से लोग पढ़ते हैं आपके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। इनके जो बाकी के विचार हैं, क्योंकि एक जगह पर सब मिलता नहीं है, और पब्लिकेशन की किताबों के अलावा हम पढ़ना कुछ चाहते नहीं है, बना बनाया सब कुछ चाहते हैं, टेलीग्राम में बनी बनाई पीडीएफ चाहते हैं, तो फिर हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान उतना ही सीमित होकर रह जाता है। ठीक है, लेकिन हम आज पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, एक किताब का नाम हमने देखा अभी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, तो बताइए माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी आपको क्लियर हुआ, तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि हम भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बताइए माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, चैट बॉक्स में टाइप मैसेज लिखा हुआ है, वहां मैसेज लिखिए और बताइए माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। गूगल नहीं करना है, ठीक है, पुराने नोट्स नहीं खोलने हैं। याद है तो बताइए, या कोई अनुमान लगा सकते हैं तो बताइए।
ठीक है, बहुत सही। मुकेश जी ने सबसे पहले आंसर दिया, तेज जी ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, बाकी लोग कहाँ चले गए? इतने लोग बैठे हुए हैं, आंसर दीजिए कम से कम, जल्दी से जल्दी। माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, पेरेटो इसके रचनाकार हैं। टॉपिक पढ़ा था हमने पेरेटो के बारे में, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत पढ़ा था हमने। ठीक है, तार्किक अतार्किक पढ़ा था, भ्रांति तर्क, अवशिष्ट तर्क के बारे में पढ़ा था। बहुत सही रविंद्र जी, पेरेटो इसके लेखक हैं। जब भी दो किताबों में समस्या आती है तो हमेशा नोट्स बनाते समय अगर माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिए माइंड एंड सोसाइटी, आगे पेरेटो। और जब पेरेटो पढ़े, माइंड सोसाइटी पढ़े, तो लिख लीजिए माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, हार्वर्ड मीड। तो जब भी आपको लगता है कि यहां से गलतियां हो सकती हैं, एक ही किताब जैसे शब्द आ जाते हैं, जैसे इंडियाज विलेज, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया पढ़ा था हमने। तीनों किताबों में कंफ्यूजन होता है कि किसकी है, तो इंडियाज विलेज, इंडियन विलेज, तो विलेज इंडिया। तीनों में हमेशा तीनों राइटरों के नाम, हमेशा जब भी एक किताब को पढ़े या किसी किताब का नाम आए, हमेशा बाकी दोनों किताबों के नाम उसी समय वहीं लिख लीजिए। इससे गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत है हार्वर्ड मीड का, वो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नमस्कार दीप्ति जी, बहुत सही आंसर है। कविता जी, आपका आंसर भी सही है। ठीक है, आंसर जल्दी दिया कीजिए, देर से आंसर देने से फिर क्या होता है, कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि चेक देख के तो नहीं दिया कहीं आंसर, क्योंकि प्रश्न के पूछने के 5 मिनट का आंसर आएगा ऑनलाइन में, तो फिर आंसर का महत्व कम हो जाता है। लेकिन अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब लोग पहले बताइए, सोशियोलॉजी समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है? अगर सोशियोलॉजी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को समस्या क्या है, उनको लगता है कि यूनिट नंबर 1 जो थिंकर है यूजीसी नेट में, या एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट नंबर 3 में थिंकर वाला पोर्शन है, यही बहुत टफ होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि बाकी सोशियोलॉजी तो हम संभाल लेंगे, पर थिंकर नहीं हमसे संभलते। थिंकर हम याद नहीं कर पाते। अब आपको क्लियर हो गया होगा, थिंकर याद करने भी नहीं होते हैं, थिंकरों को समझना होता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने पेरेटो पढ़ा, हमने ब्लूमर पढ़ा, हमने नाडेल पढ़ा। ठीक है, नाडेल को तो हमने यूट्यूब पर डाला था और बहुत से लोगों ने उससे मैसेज किया कि उन्होंने पहली बार नाडेल को पढ़ा है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा और 3 बजे का लेक्चर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग, जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया हो या ना किया हो। 3 बजे का जो यूट्यूब पर लाइव लेक्चर होता है, इसको जरूर ज्वाइन किया कीजिए। वहां आपको बहुत ऐसी किताबें पढ़ने को मिलेंगी या ऐसी सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं आती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सही। शुरुआत करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में ब्लूमर कहते हैं कि 2 चीजें हैं। पहला है क्या? प्रतीक, और दूसरा क्या है? अंतःक्रिया। इन 2 शब्दों को पहले फोकस करना है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को पढ़ने से पहले। लेकिन ब्लूमर पहले बताना चाहते हैं कि इसका महत्व क्या है, उसको पहले समझ लीजिए। तो ब्लूमर कहते हैं, ठीक है, ब्लूमर की पूरी विचारधारा का बेस है ब्लूमर की स्व की अवधारणा, ब्लूमर की सामान्यीकृत अवधारणा, ब्लूमर की भूमिका की अवधारणा, ठीक है, ब्लूमर की जैक्सर की अवधारणा, ब्लूमर की सामान्यीकृत और विशिष्ट कृत जो सिग्निफाइज अदर, या ठीक है ये जनरलाइज अदर की जो अवधारणा है, सारी अवधारणाओं का केंद्र एक है। यानी अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को पढ़ लिया, तो ब्लूमर के बाकी सभी सिद्धांत भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए इसको ब्लूमर का सिद्धांतों का मूल स्तंभ या बेसिक पिलर माना जाता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं ब्लूमर यहाँ पर, सॉरी माफ कीजिएगा, मीड, बार-बार ब्लूमर निकल रहा है, जो कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द आते ही ब्लूमर का नाम आने लगता है। मीड क्या कहना चाहते हैं? तो ये मीड के सिद्धांतों का बेस है अपने आप में। तो मीड ये कहते हैं कि मानव और समाज के बीच में जो संवाद होता है, उसको प्रतीकों के माध्यम से होता है। जैसे भाषा सबसे बड़ा प्रतीक है, सार्वभौमिक प्रतीक होती है भाषा। तो भाषा है, संकेत है, ठीक है, हाव भाव हैं, ये सब क्या है? ये हमारे दुनिया में, समाज में और मनुष्य के बीच में, सोसाइटी और मनुष्य के बीच में हाव भाव होती है, भाषा होती है, संकेत होते हैं, यही संवाद का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। अगर आप समाज में से संकेतों को हटा दीजिए, प्रतीकों को हटा दीजिए, भाषा को हटा दीजिए, तो समाज में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा व्यक्ति का समाज से। तो व्यक्ति और समाज के बीच में संवाद का तरीका होता है प्रतीक या भाषा या हाव भाव। ठीक है,
और बिना प्रतीकों के सामाजिक जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अगर प्रतीक नहीं होंगे तो सोशल लाइफ कैसे क्रिएट होगी, क्योंकि प्रतीक के बिना संवाद नहीं होगा और संवाद के बिना सोशल लाइफ क्रिएट नहीं होगी। कल्पना कीजिए, ठीक है, आप एक ऐसे बच्चे को, बचपन से ऐसे बच्चे को पालिए जिसको समाज से दूर रखा गया है, जैसे मोगली है, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी द जंगल बुक। तो जो मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, पेंच नेशनल पार्क जो है छिंदवाड़ा और बैतूल के इलाके में, शिवनी के इलाके में, इस इलाके में पेंच नेशनल पार्क है। तो उस इलाके में कहानी कही जाती है मोगली की, और रुडयार्ड किपलिंग ने उसी इलाके का वर्णन किया है अपने किताब में द जंगल बुक में। तो कल्पना कीजिए, मोगली अगर यहाँ पे आधुनिक समाज में आ जाए और मॉडर्न सोसाइटी में आकर मोगली को समझ में ना आए कि हो क्या रहा है, क्योंकि मोगली को प्रतीक नहीं मालूम है, उसे नहीं मालूम कि सिग्नल पर रेड लाइट का मतलब क्या है और ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं है वो चीज, क्योंकि उसको प्रतीक मालूम ही नहीं है। तो वो इस समाज में लोगों से संवाद कैसे करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा? कोई तो एक ऐसी चीज होगी उसको आधुनिक समाज से जोड़ने के लिए, तो बस वही होती है प्रतीक, वही होते हैं आपके माध्यम। तो उसकी यही कारण है कि मीड कहते हैं, ठीक है, कि मानव और समाज के बीच में अगर आपको संवाद स्थापित करना है तो आपको प्रतीकों की आवश्यकता होगी, ठीक है, आपको हाव भाव समझने की आवश्यकता होगी। अब हाव भाव तो बहुत से लोग होते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा एक चेस प्लेयर है, ठीक है, कार्ल्स मैग्सन ऐसी कुछ नाम है उनका। तो एक भारतीय बच्ची ने उनके पैर छू लिए, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर हैं। तो भारत में वो चेन्नई में आए हुए थे, शायद चेन्नई में चेस टूर्नामेंट था, उसके वो चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ छोटे बच्चों का चेस टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें एक लड़की ने, ठीक है, चेस टूर्नामेंट जीता और उसको प्राइज दिया गया कार्ल मैग्सन के नाम, कार्ल्स ने दिया था। उस लड़की ने पैर छुए, तो वो कार्ल मैग्सन समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, क्योंकि वो पैर छूने का प्रतीक जो था उसका मतलब उनको मालूम नहीं था। उनको बाद में बताया गया कि ये सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन वो पहले समझ नहीं पाए कि बच्ची ने मेरे पैर क्यों छुए, जूते क्यों छुए। उनके हिसाब से उसके जूते छुए, उसके हिसाब से पैर नहीं छुए, उसके हिसाब से उसके जूते छू लिए। यहाँ पे बाद में बड़ा उसको रियलाइज हुआ कि हुआ क्या, वो समझ में आया ही नहीं। बाकी लोग ताली बजाने लगे, लेकिन कार्ल मैग्सन जो मैग्सन है, क्या नाम है, चेस प्लेयर है, उनको समझ में नहीं आया। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा, इंडिया में इस सम्मान देने का प्रतीक है। इसका मतलब हाव भाव भी महत्वपूर्ण, तभी महत्वपूर्ण है जब उसका हम अर्थ निकालेंगे। अभी हम समझेंगे अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मीड यही कहना चाहते हैं कि समाज में जब हम व्यक्ति का समाज से संपर्क होता है, संवाद होता है, तो संवाद का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? भाषा है, प्रतीक है। और बिना प्रतीक या बिना भाषा के किसी भी सामाजिक जीवन संभव नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे वो मीड कहना चाहते हैं कि जो साझा प्रतीक होते हैं और जो अर्थ निकलता है, इसी से क्या पैदा होती है? इसी से इंटरेक्शन पैदा होता है। इसका मतलब इंटरेक्शन के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन से प्रतीक? साझा प्रतीकों का। अगर आप ऐसे प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको मैं जानता हूं लेकिन आप नहीं जानते, या आप जानते हैं मैं नहीं जानता हूं, तो क्या हमारे बीच में इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। तो पहली बात तो समाज किस पर डिपेंड करता है? प्रतीकों पर डिपेंड करता है। समाज संकेतों पर डिपेंड करता है। समाज और व्यक्ति के बीच में संवाद का माध्यम है प्रतीक, लेकिन प्रतीक कैसे होने चाहिए? साझा प्रतीक होने चाहिए। तीसरा, उन प्रतीकों का, उन संकेतों का, उन हाव भाव का जो अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको अर्थ मालूम ही नहीं है तो संवाद नहीं हो पाएगा, और संवाद नहीं होगा तो फिर अंतःक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब अंतःक्रिया किस पर डिपेंड करती है? संकेतों पर डिपेंड करती है, प्रतीकों पर डिपेंड करती है। अंतःक्रिया के लिए साझा प्रतीकों का होना जरूरी है। अंतःक्रिया के लिए प्रतीकों का साझा अर्थ होना जरूरी है। अगर सामने वाला अर्थ नहीं समझा तो संवाद नहीं हो पाएगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। और यही इंटरेक्शन क्या करेगा? इंसानों के बीच होने वाली बातचीत जो होती है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करेगा? अर्थ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे और आसान भाषा में समझ लीजिए, अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या समझाने का प्रयास किया मीड ने? ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए ये है राम, ठीक है, और ये है श्याम। तो राम और श्याम के बीच में जब तक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा? अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन। जब तक इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई संबंध, कोई रिलेशन डेवलप नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन डेवलप होगा तभी तो ये क्या बनाएंगे भविष्य में? तभी ये समूह बनाएंगे।
यही समूह आगे जाकर क्या बनेगा, यही समूह आगे जाकर समाज समुदाय बनेगा, और यही समुदाय आगे जाकर क्या बनेगा, इन्हीं व्यक्तियों के, इन्हीं परिवारों के मिलने से समाज बनेगा। तो समाज की मूल इकाई व्यक्ति है, और व्यक्तियों के बीच में जरूरी है इंटरेक्शन होना, इंटरेक्शन से सोशल रिलेशन बनता है। लेकिन ये इंटरेक्शन बनेगा कैसे? तो मीड कहते हैं इंटरेक्शन बनेगा किससे? इंटरेक्शन बनता है संकेतों से, इंटरेक्शन बनेगा प्रतीकों से। लेकिन ये संकेत और प्रतीक क्या होने चाहिए? दोनों के लिए साझा होने चाहिए, दोनों के लिए साझा प्रतीक होने चाहिए, यानी दोनों एक ही प्रकार के प्रतीकों का इस्तेमाल करें, और दोनों ही प्रतीकों का और अर्थ क्या निकालें, एक समान अर्थ निकालें। तब जाके दोनों के बीच में संवाद होगा, तब जाके अंतःक्रिया होगी। यानी मीड के हिसाब से अनुसार समाज के लिए, समाज के निर्माण के लिए अंतःक्रिया जरूरी है। अंतःक्रिया के लिए प्रतीक और संकेत जरूरी हैं, और प्रतीक और संकेतों का साझा अर्थ जरूरी है। अगर हम अर्थ नहीं निकालेंगे तो अंतःक्रिया नहीं होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी, सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे, सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तो सामाजिक समूह नहीं बनेंगे, समुदाय नहीं बनेगा, समाज का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है अंतःक्रिया का होना, और अंतःक्रिया के लिए जरूरी है अर्थों का एक समान होना, और अर्थों का एक समान होना जरूरी है कि आप प्रतीकों और संकेतों को समझते हो। जैसे अगर आपके घर के किसी के बाहर, ठीक है, भारत में किसी घर के बाहर स्वास्तिक बना है, तो आप समझ जाएंगे ये किसी हिंदू का घर है, ठीक है। लेकिन दरवाजे पर मान लीजिए क्रॉस बना है, तो आप समझ जाएंगे किसी ईसाई का घर है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको व्यक्ति से मिलना भी नहीं पड़ा, आपने केवल प्रतीकों से आधार लगा लिया कि ये व्यक्ति किसका घर है, ये किसी हिंदू का घर है, ये किसी ईसाई का घर है। ये कैसे पता चला आपको? ये पता चला आपको प्रतीकों से। तो दुनिया प्रतीकों से चलती है, संकेतों से चलती है, हाव भाव को समझ कर चलती है। यही समझाने का प्रयास किया है कि प्रतीक और संकेतों का क्या महत्व है। तो ये प्रतीक ही हमारे अंतःक्रिया को जन्म देते हैं, और यही अंतःक्रिया समाज का निर्माण करती है। इसलिए मीड ने कहा कि बिना प्रतीकों के, बिना अंतःक्रिया के सामाजिक जीवन असंभव है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए क्लियर है। अब आते हैं दो शब्दों पर। ये तो हो गया प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का महत्व, आपको समझ में आ गया कि भाई मीड कहना क्या चाहते हैं, तो क्यों इतना जरूरी मानते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को। अब आते हैं प्रतीक क्या है, दोनों को अलग अलग करके समझ लेते हैं, तोड़ के समझते, संधि विच्छेद कर लेते हैं। प्रतीक क्या है, अंतःक्रिया क्या है। तो मीड कहते हैं प्रतीक क्या है, ठीक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते हैं जैसी वह है, हम हमेशा प्रतीकों से उसका अर्थ निकालते हैं। क्लियर है यहां तक? थोड़ा समझिएगा। आपने किसी भारत में किसी गली में घूम रहे थे, बनारस की किसी गली में, या भारत के किसी भी शहर की किसी गली में घूम रहे थे, या शहर में घूम रहे थे, आप किसी घर के बाहर से निकले और घर के बाहर आपने देखा, ठीक है, कि वहां पर स्वास्तिक बना हुआ है, घर के बाहर लिखा है शुभ और लाभ, लिखा होता है दिवाली के समय लिखते हैं हम, शुभ और लाभ लिखा हुआ है। आपको ना आपने नेम प्लेट पढ़ी व्यक्ति की, ना आपको एड्रेस मालूम उस इलाके का, आप तो केवल घूमने गए हैं नए शहर में, लेकिन तब भी आपको 10-5 सेकंड भी नहीं लगा समझने में कि ये हिंदू का घर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो समाज हम जैसा है वैसा नहीं दिखता, हम कैसा देखते हैं। यानी प्रतीक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और प्रतीकों का जो हम अर्थ निकालते हैं, तो प्रतीकों के अर्थ से चीजों स्पष्ट होती हैं, दुनिया स्पष्ट होती है। दुनिया वैसी नहीं है, वो तो डिसाइड करता कि हम किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रतीकों का अर्थ। तो एक शब्द, एक इशारा, कोई भी वस्तु प्रतीक हो सकती है, याद रखिएगा। तो कोई भी एक शब्द है, कोई इशारा है, कोई वस्तु है, वो सबके लिए एक समान नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण है उसके पीछे का कोई अर्थ ना हो। तो जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से समझिए, लाल बत्ती है। अब लाल रंग है, लाल बत्ती है, किसी के लिए ये केवल रंग है, लेकिन एक आदमी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और सामने उसने रेड लाइट देखी, तो उसके लिए इसका किसका प्रतीक है? उसके लिए इसका प्रतीक है रुकना है, ठीक है। या कहीं पे लाल रंग का रंग देखते हैं तो हम कहते हैं खतरे का प्रतीक है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। लाल रंग किसी के लिए खतरे का प्रतीक है, किसी के लिए गाड़ी रोकने का प्रतीक है, और किसी के लिए केवल रंग है। महत्वपूर्ण है किसने किसका क्या अर्थ लगाया। यानी लाल रंग का कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे लगाए गए अर्थों से प्रतीक का मतलब तय होता है। क्लियर? तो ये समझाने का प्रयास किया। पहली बात तो प्रतीक क्या होते हैं, ठीक है, और प्रतीकों से ही हम दुनिया को देखते हैं। प्रतीकों के संदर्भ में जो हम अपना अर्थ निकालते हैं, ये अर्थ से ही हम दुनिया को, नजरिए को बनाने की कोशिश करते हैं। यही जो नजरिया हमारा बनता है, यही नजरिया
हमारे स्व का विकास करता है कि हम किस रूप में देखेंगे समाज को। ठीक है, तो जब आप प्रतीकों को देखते हैं तो ये लाल रंग को देखते हैं तो केवल ये रंग नहीं है बल्कि ये खतरे का निशान भी हो सकता है, ये रुकने का संकेत भी हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि आप किस परिस्थिति में हैं, महत्वपूर्ण है कि आप किस स्थान पर हैं, किस लोकेशन में हैं, महत्वपूर्ण है आप किस संदर्भ में चीजों को देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये तो हो गया प्रतीक। अब आता है इंटरेक्शन। प्रतीक समझ में आ गया, प्रतीकों का अर्थ मालूम होना जरूरी है तभी संवाद हो पाएगा। अगर प्रतीक का अर्थ ही मालूम नहीं है तो फिर आपका नजरिया कैसे डेवलप होगा। ठीक, दूसरा है अंतःक्रिया। जैसे एक और शब्द समझ लीजिए, प्रतीकों को लेकर कंफ्यूजन होता है कभी कभी। बच्चे को बचपन सिखाया गया कि घर में कोई बड़ा आता है तो पैर छुओ, उसे समझ में आया कि पैर छूने का मतलब क्या है। तो पैर छूना अपने आप में क्या है, एक इशारा है, एक प्रतीक है, सब अपने सम्मान प्रकट करने का। तो बच्चे को आप बचपन से समझाओ कि नहीं बेटा सम्मान क्या होता है, तो वो सम्मान की परिभाषा समझ नहीं पाएगा, सम्मान होता क्या है। तो आपने प्रतीकों से इसको समझाया कि सम्मान क्या होता है, कि बेटा पैर छुओ, नमस्कार करो, हाथ जोड़कर नमस्कार करना। ठीक है, तो ये जो प्रतीक हैं, इसी प्रतीकों से बच्चे का समाजीकरण हुआ। तो किसी भी व्यक्ति का समाजीकरण प्रतीकों से होता है और प्रतीकों से लगाए गए अर्थ से होता है। क्लियर है? कल को बच्चा वो बच्चा जब बड़ा होगा और जब लोग उसके पैर छुएंगे तो उसको एक मतलब मालूम होगा कि मेरे पैर क्यों छुए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है। तो प्रतीकों से उस बच्चे को सिखाया गया कि प्रतीकों की समाज में अंतःक्रिया कैसे होती है और तुम्हें इसके अर्थ क्या निकालने होंगे। अब आता है अंतःक्रिया। मीड कहते हैं कि इंसानों जानवरों की तरफ प्रतिक्रिया नहीं देता है, इंटरेक्शन नहीं करता है। ठीक है, जानवर इंटरेक्शन करते समय ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं करते, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे आप कोई पत्थर उठाइए किसी कुत्ते को मारने के लिए, वो तुरंत घबरा जाएगा। ठीक है, या किसी जानवर को देखिए, वो तुरंत रिएक्ट करेगा, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंसान की समस्या है, इंसान पहले क्या करेगा, उसका आपका इंटरप्रिटेशन करेगा। यानी पहले वो प्रतीकों को देखेगा या किसी भी प्रकार की क्रिया को एकदम रिएक्शन नहीं देतेगा, वो हमेशा व्याख्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। बिना इंटरप्रिटेशन के वो कभी एक्शन नहीं लेगा, बिना प्रतिक्रिया के, बिना व्याख्या के वो कभी भी अपनी एक्शन नहीं लेता, रिएक्शन नहीं करेगा। इसको समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा किया, ठीक है, तो जानवर डर जाएगा हाथ उठाते ही, लेकिन इंसान एकदम हाथ उठाते ही डरेगा नहीं। वो पहले समझेगा कि हाथ का मतलब क्या है। ये हाथ इशारा है बुलाने के लिए, ये हाई फाई करने का तरीका है, हाय हेलो, या मुझे मानने के लिए हाथ उठाया गया है। वो पहले इसका व्याख्या करने की कोशिश करेगा, व्याख्या के बाद वो एक्शन देगा कि भाई रिएक्शन करेगा कि हुआ क्या। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में हम पहले प्रतीकों के अर्थ को निकालते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, फिर हम रिएक्शन देते हैं। क्लियर? याद रखिएगा। यानी पहले हम क्या सोचते हैं, थप्पड़ मारने वाला है, यानी किसी व्यक्ति ने हाथ उठाया तो हम तुरंत डरते नहीं है, हम पहले पता करते हैं कि थप्पड़ के लिए उठाया गया हाथ है कि हाई फाई करने के लिए उठाया गया हाथ है। यानी आसान भाषा में हम प्रतीकों का पहले अर्थ निकालते हैं, अर्थ की व्याख्या करते हैं और फिर हम रिएक्शन करते हैं। और जीवन पर्यंत प्रतीक और अंतःक्रिया ये लगातार ऐसे ही चलती रहती है और हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए मीड कहते हैं कि अगर प्रतीकों का अर्थ निकालना आपने नहीं सीखा और प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं सीखा तो समाज ही खत्म हो जाएगा, इंटरेक्शन ही खत्म हो जाएगा, अंतःक्रिया ही खत्म हो जाएगी। यही है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यही है प्रतीक का मतलब, यही है अंतःक्रिया का मतलब, किसके अनुसार? मीड के अनुसार। ठीक है। इसलिए मीड क्या कहते हैं? इशारे का अर्थ निकालना और फिर अपनी प्रतिक्रिया देना, यही क्या है? यही है अंतःक्रिया। और जीवन पर्यंत हम यही चलता रहता है। यानी हमेशा हम क्या करते हैं, पहले हम प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रतीक से हम अर्थ निकालते हैं, फिर हम अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और इसी इंटरेक्शन से क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं, सोशल रिलेशन बनते हैं। यही सामाजिक संबंध हमारे समूहों का निर्माण करता है, यही समूह समुदाय का निर्माण करते हैं, और यही समुदाय क्या बनाता है? समाज बनाता है। ठीक है, इसलिए मीड की पहली लाइन हमने क्या पढ़ी थी कि प्रतीक ही समाज का आधार है, प्रतीक ही सामाजिक जीवन का आधार है। आया समझ में? ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अगर प्रतीक नहीं होंगे, उनका समान अर्थ नहीं होगा तो इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन के बिना किसी प्रकार की आपकी अंतःक्रिया नहीं होगी। अंतःक्रिया के बिना सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे, दो लोगों के बीच में रिलेशन नहीं बनेंगे, समाज नहीं बनेगा, समुदाय नहीं बनेगा। आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में 50 घर हैं, 50 फ्लैट हैं,
और 50 फ्लैट में रहने वाले 50 परिवार, ठीक है, अगर एक ही अर्थ नहीं निकालते हैं किसी भी घटना का, तो फिर उन 50 लोगों में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ग्रहण हुआ या त्योहार हुए, त्योहारों में भी प्रतीकों का इस्तेमाल होता है कि भाई दिवाली है तो घरों में लोग लाइट लगाते हैं, ठीक है, झालर टांगते हैं। होली है तो अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते, अलग प्रकार से उत्सव मनाया जाता है, गुजिया बनाई जाती है। ठीक है, इस टाइप के आपके अलग अलग उत्सवों के अलग अलग प्रतीक होते हैं। जैसे गुजिया अपने आप में प्रतीक है कि भाई गुजिया बन रही है मतलब होली आ गई है। गुजिया साल भर बन सकती है लेकिन वो जुड़ी किससे है? वो जुड़ी है होली से। कोई दिक्कत? आप फटाखे जब फोड़ते हैं जो दिवाली होती है, आप साल भर में कभी फटाखे फोड़ेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या? क्योंकि फटाखे प्रतीक है किसका? होली का, आपकी दीपावली का। इसका मतलब क्लियर हुआ कि हम जिस प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है और समाज एक ही घटना के बारे में एक ही अर्थ निकालने की कोशिश करता है। इसी से समाज बनता है और यही सामाजिक जीवन का आधार बन जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में महत्वपूर्ण क्या है? प्रतीक महत्वपूर्ण है, प्रतीकों का अर्थ महत्वपूर्ण है, अर्थ का साझा होना जरूरी है और यही प्रतीक अंतःक्रिया का साधन भी है। और इसी अंतःक्रिया के साथ साथ महत्वपूर्ण है रिएक्शन, महत्वपूर्ण है अर्थ निकालने की हमारी समझ। यही हमारे समाज का आधार बन जाते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अगला थ्योरी है किसकी? मीड की। वो है थ्योरी ऑफ सेल्फ, यानी स्व का सिद्धांत। स्व क्या होता है? सेल्फ क्या होता है? आपने पढ़ा था सिगमंड फ्राइड का इड, ईगो, सुपर ईगो। आपने पढ़ा है चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये स्व का मतलब क्या होता है? तो मीड कहते हैं स्व जन्मजात नहीं है, हमारे पैदा ही होता है, हमारा सेल्फ डेवलप नहीं होता। हमारा सेल्फ डेवलप होता है हमारी अंतःक्रियाओं के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से। अभी हम समझेंगे इसको। तो इंटरेक्शन ही हमारे सेल्फ का डेवलपमेंट करता है। सेल्फ है क्या? किसी भी चीज की अच्छे या बुरी की समझ। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक हम जब पैदा होते हैं तो हम मूल प्रवृत्ति होती है, इसलिए कहते हैं ना इंसान सामाजिक प्राणी है, यानी हम जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट हुए और यही परिभाषा है सामाजिकरण की। तो सेल्फ मतलब क्या है? सेल्फ हमारे सामाजिकरण से जुड़ा है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर कोई मूल्य नहीं होता, कोई परंपरा नहीं होती, कोई मानदंड नहीं होता, कोई नैतिकता नहीं होती। हम हाड़ मांस के इंसान होते हैं, जानवर के बच्चे की तरह होते हैं। ठीक है, अगर हमें खाना सामने दिया जाए तो हम भूख लगने पर ये नहीं देखेंगे कि दाएं हाथ से खाना खाना है कि बाएं हाथ से खाना खाना है, अगर हमें कभी नहीं सिखाया गया है। अगर समाज से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, मान लीजिए आप किसी एक छोटे से बच्चे को बचपन से घर में रखते हैं, उसे किसी भी लोगों से मिलने जुलने नहीं देते हैं, उसे आप कोई भी व्यवहार करना नहीं सिखाते हैं, ठीक है, उसे आप कमरे में बंद रखते हैं, उसे आप कोई इंटरेक्शन नहीं सिखाते, कोई प्रतीक की भाषा नहीं सिखाते, आप उसे नहीं बताते दाएं हाथ से खाना क्यों खाते हैं, बाएं हाथ से खाना क्यों नहीं खाते हैं, आप उसे छुरी कांटे से इस्तेमाल करना नहीं सिखाते हैं, आप उसे चम्मच का इस्तेमाल करना नहीं सिखाते हैं, आप उसे नहीं बताते हैं कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, तो बताइए क्या वो बच्चा बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चे में अंतर होगा? इंसान के बच्चे में, बिल्ली के बच्चे में, कुत्ते के बच्चे में कोई अंतर नहीं होगा। वो जानवरों की तरह ही व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इंटरेक्शन नहीं होने दिया, आपने उसको समाज से अंतःक्रिया नहीं करने दी, आपने उसको सही गलत का बारे में बताया नहीं, आपने उसको मूल्य, परंपराएं, नैतिकता सिखाई नहीं, तो हमेशा व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करेगा। क्लियर है? तो व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के हिसाब से व्यवहार ना करे, इसलिए जरूरी है समाज से उसका इंटरेक्शन कराना। समाज उसे क्या करेगा? समाज उसे सिखाएगा, समाज उसे नैतिकता सिखाएगा, सही गलत सिखाएगा, सोसाइटी उसे ठीक है अपनी मूल्य परंपराएं सिखाएगी, उसके साथ साझा करेगी, इंटरेक्शन करेगी। यही इंटरेक्शन उस बच्चे के अंदर सेल्फ डेवलप करेगा। यही होता है स्व का विकास। क्लियर हुआ? तो इसलिए आपके मीड क्या कहते हैं कि स्व हमारा जन्मजात नहीं होता है, हम पैदाइशी होती है, हमें नैतिकता, मूल्य, मानदंड नहीं आते हैं। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो हम जानवर के बच्चे में, हम में कोई अंतर नहीं होता है। बस समाज हमें क्या सिखाता है? समाज अपनी नैतिकता, मूल्य, परंपराओं, मानदंडों से, अंतःक्रियाओं से हमें क्या कर देता है? हमारा सेल्फ डेवलप कर देता है। अब वो कैसे होता है इसके लेकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, आई एंड मी थ्योरी, मैं और मुझे का सिद्धांत। इसको समझ लीजिए। मैं और मुझे क्या है? मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब है व्यक्ति परख। जब हम पैदा होते हैं तो अपने हमारी एक समझ होती है चीजों को देखने की। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बचपन में आपने 16-17 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में बाइक चलाना सीखी होगी,
ठीक है, तो बाइक चलाते समय आप फिर देखते नहीं है, आप तो बस भगाते हैं गाड़ी को। आपका मतलब है गाड़ी स्टार्ट करो, बाइक भगाओ, उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि ट्रैफिक रूल क्या कहते हैं, ठीक है, क्या स्पीड है, बस केवल अपनी मूल प्रवृत्ति के हिसाब से गाड़ी भगाना शुरू करते हैं। लेकिन जब पहली बार आपका संपर्क होता है ट्रैफिक पुलिस से और जब पहली बार चालान कटता है, तब आपको रियलाइज होता है कि हेलमेट भी पहनना था। तब आपको रियलाइज होता है कि मोड़ते समय गाड़ी की स्पीड धीमी करनी चाहिए। तब आपको रियलाइज होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। तब आपको रियलाइज होता है कि भाई सिग्नल क्या होते हैं, रेड सिग्नल और आपके ग्रीन सिग्नल क्या होते हैं। यानी समाज ने नियम बनाए हैं और धीरे धीरे आपको नियम के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। फिर एक समय के बाद जब आप 20-21 के हो जाते हैं, फिर आप नियम समझने लगते हैं, फिर आपका बाइक चलाने का तरीका बदल जाता है। तो जब आपने बाइक चलाना शुरू करी थी, तब आप केवल बाइक भगाते थे। अब आप बाइक को संभालते भी हैं और नियम के हिसाब से बाइक चलाते हैं। यानी पहले आपकी मूल प्रवृत्ति थी, उसे कहते हैं आई। ठीक है, इसमें केवल आप अपने बारे में सोच रहे थे, आपको समाज की परवाह किए बिना आप गाड़ी चला रहे थे, आप रूल्स रेगुलेशन को मान ही नहीं रहे थे, ये आपका आई था। फिर क्या हुआ, फिर आया मी। मी मतलब क्या हुआ, सामाजिक रूप, यानी समाज की अपेक्षाएं, समाज के नियम, ट्रैफिक के नियम आप पे जोड़ दिए गए। अब आपको समझ में आ गया कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, 3 बैठ के गाड़ी नहीं चलानी है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी। अब आपको समाज ने नियम सिखाना शुरू किए। जब आपके नियम सिखाना शुरू किए, तब आपके अंदर क्या हुआ, आपने अपनी गाड़ी चलाने की तरीके को और समाज के नियमों को एक कर दिया। तब जाके बना आई एंड मी, जुड़ गया, तब जाके आपका सेल्फ डेवलप हुआ। क्लियर हुआ, कोई समझता? तो उसको ऐसे समझ लीजिए कि सेल्फ डेवलप कैसे होता है। ठीक है, तो सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम है श्याम। ठीक है, श्याम है अभी 15 साल का। कितने साल का है? 15 वर्ष की आयु का है श्याम। तो 15 वर्ष की आयु है श्याम की। ठीक है, श्याम को मिली है एक बाइक। क्या मिली है? एक मोटरसाइकिल मिली है। एक मोटरसाइकिल मिली है। इस मोटरसाइकिल को श्याम क्या कर रहा है? तेज भगा रहा है। ठीक है, तेज रफ्तार से चला रहा है। ठीक है, इस समय उसके लिए ट्रैफिक रूल महत्वपूर्ण ही नहीं है, क्योंकि 15 साल की उम्र में उसको नहीं मालूम ट्रैफिक रूल क्या है। तो उसको ट्रैफिक रूल की कोई चिंता नहीं है, वो तो गाड़ी को केवल तेज भगा रहा है। ठीक है, उसके लिए गाड़ी को तेज भगाना ही क्या है? तेज भगाना ही मजा है। यानी इस समय वो क्या कर रहा है? मजे के लिए बाइक चला रहा है। ठीक है, मजे के लिए बाइक चला रहा है, उसे कोई समाज के ट्रैफिक रूल्स का उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो सिटी में गया, सड़क पे गाड़ी चलाने लगा, ठीक है, तो यहां पर कौन आ गया? यहां आ गया समाज। यहां समाज कौन है? यहां समाज है आपके जो ट्रैफिक पुलिस है, वो समाज है ट्रैफिक पुलिस। तो इस ट्रैफिक पुलिस को क्या मानिए? समाज मानिए। अब इस ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया? ठीक है, इस ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पहली बात तो चालान काटा, चालान की व्यवस्था रखी है कि अगर गाड़ी तेज चलाओगे तो चालान क्या होगा? चालान कट जाएगा। अब उसमें श्याम में समझ में आ गया, श्याम को, कि भाई गाड़ी तेज चलाएंगे तो क्या होगा? चालान कटेगा। यानी अभी वो गाड़ी तेज रफ्तार से भगा रहा था, अब उसको समझ में आ गया कि एक स्पीड की लिमिट होती है, उसकी ज्यादा आप नहीं जा सकते नियम के हिसाब से। तो चालान की व्यवस्था करी समाज ने। समाज ने नियम बना दिए, ट्रैफिक के नियम। ठीक है, समाज ने बना दिया सिग्नल के नियम, रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन लाइट क्या होती है। अब ये सब चीजें सीखनी पड़ रही हैं, समाज के बनाए नियमों को श्याम सीख रहा है गाड़ी चलाते समय। जब वो समाज के नियम और गाड़ी चलाना दोनों जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं श्याम की रफ्तार अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। यानी समाज ने ट्रैफिक नियम के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस ने नियम के द्वारा, ठीक है, श्याम को सामाजिक रूप से कंट्रोल में कर लिया। अब उसकी गाड़ी चलाने की रफ्तार से लेकर उसके मजे नहीं, अब वो गाड़ी क्यों चलाएगा? मजे के लिए नहीं चलाएगा, अब वो समाज के नियमों के अनुसार गाड़ी चलाएगा, क्योंकि समाज ने कुछ नियम तय कर रखे हैं। तो हमारा सेल्फ और हमारा मी, आई एंड मी, ये क्या है? आई है। ये क्या था? समाज क्या है? मी है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तब क्या कहलाएगा? तब इसे कहते हैं सामाजिकरण हो गया। तब व्यक्ति को जनरल आपके क्या होगा? सेल्फ डेवलप हो गया। अब वो गाड़ी हमेशा समाज के नियम के हिसाब से चलाई जा रही है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाई जा रही है। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्याम ने समाज के साथ इंटरेक्शन किया। अगर समाज अपने ही घर के बगीचे में या घर के गार्डन में ही गाड़ी चलाता रहता,
तो क्या वो कभी समाज के नियमों से जान पाता? ठीक है, क्या वो कभी भी रेड सिग्नल पे या ग्रीन सिग्नल को समझ पाता? अगर आपके पास घर में बड़ी सी प्रॉपर्टी है और घर के आंगन में ही आप गाड़ी चलाते रहेंगे, तो क्या कभी आप ट्रैफिक नियम का पालन समझ पाएंगे? क्या होता है ट्रैफिक का नियम? क्या कभी समझ पाएंगे कि आपकी जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? दाएं चलना है कि बाएं चलना है? कभी समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी घर में तो गाड़ी चला लेंगे, लेकिन बाहर आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो बाहर गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकलना होगा, यानी समाज से इंटरेक्शन करना होगा, अंतःक्रिया करनी होगी। इसलिए मीट ने क्या कहा, बिना अंतःक्रिया के सेल्फ डेवलप नहीं हो सकता। यही है सेल्फ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? तो स्व क्या होता है, सेल्फ क्या होता है? तो आई का मी में बदल जाना, व्यक्ति की व्यक्तिपरक सोच का सामाजिक सोच से मेल हो जाना, व्यक्ति पर व्यक्तिवाद हावी होता है, उसकी जगह वो समाज के नियमों का अनुसरण करने लगता है। तो आई से बी में कन्वर्ट हो जाना ही क्या है, सेल्फ है। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं ये सेल्फ डेवलप कैसे होता है। इसे हम कहते हैं आत्म विकास। सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता कैसे है? तो बच्चे के जन्म से ही सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा भी था, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। तो बच्चा कैसे खुद को पहचानता है, ये सेल्फ डेवलप कैसे होता है? तो मीट कहते हैं कि 3 तरीकों से होता है। पहला होता है, ठीक है, नकल करना। नकल करना मतलब क्या होता है? बच्चा अभी सिर्फ दूसरों की नकल करता है। जैसे बच्चे ने देखा कि बड़े भाई गाड़ी चला रहा है, तो मुझे भी गाड़ी चलानी है। उसको गाड़ी के नियम नहीं मालूम है, बस वो नकल कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, ठीक है, वो केवल लोगों की नकल करते हैं, उन्हें नहीं मालूम इसकी भूमिका का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए माँ को फोन पर बात करते हुए किसी बच्चे ने देखा, तो बच्चा भी अपने खिलौने पर वही बातों को दोहराने लगता है। उसे मतलब ही नहीं कि इस बात का मतलब क्या है, फोन करना क्या होता है, बस उसने नकल मारी कि घर वालों को देखा फोन में बात करते हुए, तो उसी नकल से बात करने लगता है। इसे पहले चरण कहते हैं। यानी आत्म के विकास का ये पहला चरण है कि बच्चा नकल करता है चीजों की। उसके बाद क्या आता है, दूसरा स्टेज आती है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज क्या होता है? बच्चा किसी खास व्यक्ति की, यानी सिग्निफाइज अदर, याद रखिएगा, जनरलाइज अदर की बात नहीं हो रही, सिग्निफाइज अदर, यानी वो व्यक्ति जिसका उसके जीवन पर, उसकी मानसिकता पर ज्यादा असर पड़ा है, व्यक्ति उसकी भूमिका को स्वीकार करने लगता है। ठीक है, सिग्निफाइज अदर, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है? बच्चा जो बनना चाहता है या उसने जो भूमिकाएं देखी हैं टीवी पर, जैसे बचपन में आप 10वीं, आप 12-14 साल के थे, 15 साल के थे, तो कोई फिल्म आ रही है, मान लीजिए आप देख रहे हैं बॉर्डर, तो आपके अंदर क्या आया कि मैं भी सैनिक बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। आपने देख ली कोई दामनी, तारीख पे तारीख, तो आपको लगा मैं वकील बनूंगा। फिर आपने कोई और फिल्म देख ली तो आपको लगा मैं डॉक्टर बनूंगा। तो फिर घर में गेटअप जमाने लगे, डॉक्टर कैसे करता है, टीचर बनकर। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर अपने टीचर की तरह व्यवहार करने लगते हैं, टीचर की तरह बताते हैं कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं। यानी बच्चा अब खेल खेल का चरण शुरू हो चुका है। बच्चा उन भूमिकाओं को बनाने लगा है। पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस की तरह दिखने लगता है। लड़कियां देखिए, घर में आपके एक किचन सेट आता है, किचन सेट में वो कहती है चाय बनाई हमने, नाश्ता बनाया हमने, यानी किचन सेट से खेलने लगती हैं। यानी खेलने का जो चरण होता है, व्यक्ति भूमिकाओं को धीरे धीरे अब सीखने लगता है। अब आता है, ठीक है, गेम स्टेज। गेम स्टेज क्या होती है? गेम स्टेज में याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अब बच्चा गेम स्टेज की अवस्था में अब नकल नहीं कर रहा है, अब खेल खेल में सीख नहीं रहा है, बल्कि वो समाज के नियमों को जानने की कोशिश करता है कि मैं जिस चीज की नकल कर रहा हूं उसको लेकर कुछ नियम भी तो होंगे। ठीक है, अगर मैं बैट्समैन हूं तो बैट्समैन का नियम क्या है, भूमिका क्या होती है। अगर मैं अपने ही खेल में एम्पायर की भूमिका निभाऊंगा तो मुझे कौन से नियम मान्य होने जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बॉलर हूं तो बॉलर का नियम क्या है। ठीक है, अगर मैं बैट्समैन हूं तो बैट्समैन की भूमिका क्या है। अब वो भूमिकाओं से चीजों को जोड़ रहा है, तो ये भूमिका किसने तय की है? समाज ने तय की है। यानी पहले बच्चा बिना किसी भूमिका को जाने, बिना सही गलत को जाने केवल नकल कर रहा था। फिर वो नकल करने के साथ साथ क्या करने लगा? प्ले स्टेज में आ गया, उस नकल को दोहराने लगा और उस भूमिका को ग्रहण करने लगा कि कैसे भूमिका होती है। अभी भी उसको भूमिका का पीछे के जो नियम है वो नहीं मालूम है। भूमिका समझ में आ चुकी, पुलिस की भूमिका क्या है, डॉक्टर की भूमिका क्या है, लेकिन भूमिका के पीछे के जो नियम है वो नियम कब मालूम पड़ते हैं? जब वो गेम स्टेज से पहुंचता है। यहां उसको मालूम होता है कि इसकी भूमिका क्या है, उसके नियम क्या है। जिस पद पर वो जिस पुलिस वाले की बात कर रहा था, जो गले में आला टांग के व्हाइट कोट पहन के बचपन में नकल कर रहा था डॉक्टर बनने की, इस डॉक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी भूमिकाएं क्या है, समाज इस डॉक्टर को किस रूप में देखता है, समाज ने डॉक्टर के बारे में क्या नियम बनाए हुए हैं, अब उसको जानने की कोशिश करता है। तो यही 3 स्टेज होती हैं, यही 3 स्टेज से हमारा सेल्फ डेवलप होता है।
ठीक है, ये किसने समझाने का प्रयास किया? ये समझाने का प्रयास किया, ठीक है, आपके मीट ने। यहां तक क्लियर हुआ? नहीं आया है तो पूछ लीजिए। तीन स्टेज क्लियर होनी चाहिए। तो नकल क्या होती है, खेल सिद्धांत क्या होता है, और भूमिका यानी प्ले, गेम और आपकी नकल। तीन तरीकों से बच्चे का स्व डेवलप होता है, सेल्फ डेवलप होता है। कोई समस्या इसमें? तो शुरुआत में नकल वाली स्टेज में क्या होता है? नकल वाली स्टेज में बच्चा अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो केवल देखा देखी कर रहा है। ना तो उसको भूमिका समझ में आती है, ना भूमिका का मतलब समझ में आता है, ना भूमिका के लिए बनाए गए नियम मालूम है। क्लियर? दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है? दूसरी स्टेज में उसको भूमिका समझ में आई है, नियम मालूम नहीं पड़े अभी, बस भूमिका समझ में आ चुकी है कि पुलिस की वर्दी क्या का मतलब क्या है। ठीक है, चोर और चोर पुलिस बच्चा खेलता है तो उसको मालूम है चोर का मतलब क्या है, पुलिस का मतलब क्या है। लेकिन तीसरी स्टेज में उसको मालूम होता है कि चोर की भूमिका जो है इसके लिए समाज क्या सोचता है, और जो पुलिस वाला है इसको लेकर समाज क्या सोचता है। तो समाज से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। ये तीसरी स्टेज हो जाती है। चलिए अब आते हैं, क्योंकि अभी आपने दो शब्द देखे कि जब बच्चा का आत्म का विकास होता है, तीन चरणों से बच्चा गुजरता है, नकल से, प्ले से और गेम स्टेज से। तो इन तीनों चरणों में दो बड़ी भूमिकाएं आती हैं, दो लोगों का बड़ा प्रभाव होता है। एक होता है सामान्यकृत अन्य और एक होता है विशिष्टीकृत अन्य। तो यहीं से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है, जनरलाइज अदर और सिग्निफाइज अदर। ये होते क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखिए जनरलाइज अदर, इसको फिर हम आसान भाषा में समझेंगे, दोनों का तुलना करते हुए समझेंगे। ये सिग्निफाइज अदर क्या होता है या जनरलाइज अदर क्या होता है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं मीड, इसलिए यहाँ पर समाज शास्त्र को पढ़ने के दौरान थोड़ी सी मानसिकता को भी समझना है, मनोविज्ञान का सहारा भी लेना होगा कि दिमाग कैसे सोचता है, दिमाग कैसे अर्थ निकालता है प्रतीकों के। इसी कारण से सामाजिक मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में गिना जाता है मीड को। तो पहले बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब हम देखते हैं जनरलाइज अदर और सिग्निफाइड अदर क्या होता है। सबसे पहले जनरलाइज अदर क्या होता है? तो समाज की सामान्य अपेक्षाओं, मूल्यों और मान्यताएं हैं जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मसात कर लेता है। आसान भाषा में कहें, सामान्य अन्य का मतलब क्या हुआ? समाज ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, समाज में कुछ नैतिकताएं तय की गई हैं, समाज के कुछ मानदंड हैं। जब व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है और उनको आत्मसात करता है, उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालता है, इसे कहते हैं जनरलाइज अदर यानी सामान्यकृत अन्य। ठीक है, सामान्यकृत अन्य में क्या होता है? जब कोई भी बच्चा या व्यक्ति ये समझने लगता है कि समाज या समूह किस प्रकार का व्यवहार को स्वीकार करेगा, यानी लोग कहते हैं ना, आसान भाषा में कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। यानी व्यक्ति को कोई भी क्रिया करने से पहले समाज की चिंता होने लगे, समाज के मूल्य परंपराओं की चिंता होने लगे, समाज के मानदंडों की चिंता होने लगे, तो समझ जाइए बच्चा या व्यक्ति किससे प्रभावित है? समाज से डर रहा है, अब समाज को कंट्रोल कर रहा है। यही होता है सामान्यकृत अन्य, यानी हमारा व्यवहार, ठीक है, जब समाज के नियमों के अनुसार अनुकूलन करने की कोशिश करता है, हम अपने जीवन को समाज के नियम, भूमिकाओं, मानदंडों से अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं, तो ये समाज ही हमारे लिए क्या बन जाता है? ये बन जाता है सामान्यकृत अन्य। यानी जब बच्चा अपनी मूल प्रवृत्ति से हटकर समाज के बारे में सोच कर व्यवहार करता है कि मैं कुछ करूंगा तो समाज क्या कहेगा, समाज इसे अच्छा मानेगा कि समाज इसे बुरा मानेगा, तो समाज की चिंता हमें ज्यादा होने लगती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो यही जो लोग हैं, यही जो चार लोग, कहते हैं चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग कभी दिखते नहीं है, वो चार लोग ही सामान्यकृत अन्य हैं आपके लिए, जो कभी दिखेंगे नहीं लेकिन तब भी आपके अंदर डर बना के रखते हैं कि समाज क्या कहेगा। तो यही समाज है जनरलाइज अदर। ठीक है, इसमें कोई विशिष्टीकृत व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार नहीं होते इसमें, यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि समाज की जो सामूहिक राय है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके हिसाब से आपके फैसले होते हैं, ये आपके सेल्फ को डेवलप करता है। यानी जब आप अपने कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया करने से पहले समाज के बारे में पहले सोचते हैं, समाज की नैतिकता के बारे में पहले सोचते हैं,
आपको अपने परिवार या जीवन साथी या आपके दोस्त या माता पिता से ज्यादा समाज की चिंता पहले होती है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज का नियम क्या कहता है, ठीक है, समाज मुझसे क्या चाहता है। यही समाज आपके लिए क्या है, जनरलाइज अदर है। ठीक है। अब दूसरा होता है विशिष्टीकृत अन्य। विशिष्टीकृत अन्य क्या होता है, तो ये भी सेल्फ डेवलपमेंट में काम आता है। जो आप सबसे पहले जब पैदा होते हैं तो समाज का हिस्सा नहीं होते हैं, आप परिवार में जन्म लेते हैं और सबसे पहले सामाजिकरण में परिवार की भूमिका ही सबसे पहले ही होती है। तो परिवार में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपके घर के रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस है, ये आपका विशिष्टीकृत अन्य है, क्योंकि इन्हें आप जानते हैं, इन्हें आपने बचपन से देखा है। तो विशिष्टीकृत अन्य क्या होते हैं, वो व्यक्ति जिसका बच्चे व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, जिनके विचारों से, जिनकी प्रतिक्रिया को बच्चा पहले अधिक महत्व देता है। जैसे 5 या 6 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो उसे इससे चिंता नहीं कि समाज क्या कहेगा, उसे ये चिंता है मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, पहले उसकी चिंता है, क्योंकि वो उनसे जानता है, उससे उसको गहरा लगाव है। तो उसे समाज की चिंता नहीं है, उसे चिंता है माता पिता की, उसे चिंता है मम्मी की। ठीक है, मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी डांटेगी। तो ये जो डर होता है, यानी एक व्यक्ति विशेष डर या परिवार के लोगों से कहीं ना कहीं खौफ खाना या उनसे कहीं ना कहीं डर पैदा होना कि अगर हमने कुछ गलत किया तो घर वाले डांटेंगे, समाज क्या करेगा उससे मतलब नहीं है, घर वाले नाराज ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो डर होता है, ये जो लोग होते हैं जो हमारे आसपास हैं, यही हमारे विशिष्टीकृत अन्य कहलाते हैं। इसी को सिग्निफाइड अदर कहते हैं। तो बचपन में हमारी सबसे बड़ा सामाजिकरण में, हमारे सेल्फ डेवलप करने में सिग्निफाइड अदर की पहले भूमिका होती है, विशिष्टीकृत अन्य के लोगों की भूमिका होती है। क्योंकि इसमें कौन शामिल है, क्योंकि इसमें वो लोग शामिल हैं जिनसे हमारा भावनात्मक संबंध है, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा आमने सामने का संबंध है। तो यही लोग सबसे पहले हमें प्रभावित करते हैं। जब हम 12, 14, 15, 18, 20, 21 के हो जाते हैं, फिर हम सोसाइटी में जाते हैं, तब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारे आमने सामने के संबंध नहीं थे, जिनसे हमारा कोई भावनात्मक संबंध नहीं था। अब हमें समाज के नियम के हिसाब से चलना होगा। अब हमें डर ये नहीं है कि माता पिता क्या कहेंगे, अब हमें डर ये है कि समाज क्या कहेगा। तो वो समाज क्या कहेगा, ये हमारा सामान्यकृत अन्य है। तो जब हम पैदा हुए थे तो परिवार के माता पिता, परिवार माता पिता, पड़ोस, आस पड़ोस, दोस्त यार, ये हमारे विशिष्टीकृत अन्य थे, क्योंकि इनसे हमारा पहला संबंध हुआ। आगे जाकर हमारा संबंध उन लोगों से वैसा नहीं होगा जैसे विशिष्टीकृत अन्य से होता है। ठीक है, तो सामाजिकरण की शुरुआती अवस्था में बच्चा क्या होता है, बच्चे पर विशिष्टीकृत अन्य लोगों का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, व्यक्ति वे केवल उन लोगों के व्यवहार का अनुकरण करता है जिनको वो जानता है, जिनको वो सबसे करीब होता है। तो बच्चा सबसे पहले किसकी नकल मारना शुरू करेगा, पिता की नकल मारता है, लड़कियां माता की नकल मारेगी, भाई बहनों की नकल मारते हैं बचपन में, उन्हीं की तरह व्यवहार करना सीखते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के बीच में रहते हैं। ठीक है, अब कोई 2 साल का बच्चा महात्मा गांधी की नकल नहीं मार सकता, क्योंकि जानता ही नहीं है। 2 साल का बच्चा अपनी माँ को जानता है। ठीक है, 5 साल का बच्चा अपने पिता को जानता है, तो पिता की तरह व्यवहार करेगा कि आके हिटलर की तरह व्यवहार करने लगेगा, जिसको जानता ही नहीं है। महत्वपूर्ण यही है, यही मीट का विचार है कि शुरुआत पे हमारे सामाजिकरण में विशिष्टीकृत अन्य की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और यही हमारे शुरुआती जो स्व होता है, हमारा जो बेसिक सेल्फ होता है, वही से बनता है। अगर विशिष्टीकृत अन्य आपका अच्छे से डेवलप नहीं हुआ या विशिष्टीकृत अन्य का असर आप पे सही नहीं पड़ा, तो फिर जनरलाइज अदर भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो आपका परिवार है वही आपकी आपकी प्रथम पाठशाला माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, पार्सन ने कहा था ये। ठीक है, कि आपका जो परिवार है यही आपकी पहली पाठशाला है। तो अगर आपके माता पिता का आपके परिवार पे बच्चे की मानसिकता पर क्या असर हो रहा है, ये विशिष्टीकृत अन्य है। अगर वो असर गलत पड़ गया, ठीक है, वो बच्चे की मानसिकता डेवलप नहीं हो पाई, तो फिर आगे जाकर आप बच्चे को लाखों रुपए की फीस वाले स्कूल में पढ़ा लीजिए, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने मानसिकता को ही बदल दिया। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। यही हार्वर्ड मीट समझाने का प्रयास किया है कि समाजीकरण अगर गलत दिशा में हो गया, समाजीकरण प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ और आसपास के विशिष्टीकृत लोगों का प्रभाव बच्चे की मानसिकता पर गलत पड़ गया, तो आगे जाकर वो बच्चा एजुकेशन क्या, किसी भी जीवन में किसी चीज में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जनरलाइज अदर पर कुछ नहीं कर पाएगा। जनरलाइज अदर तो उसको मार पीट के ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने पहले ही उसको क्या कर दिया है, एक प्रकार से अलग ढाल दिया है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। क्लियर है तक, याद रखिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति मीट में एक विचार प्रकट करते हैं, बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। तो मीट ने ये कहा कि जैसे ईंट होती है, ब्रिक्स, ईंट बनती है, काई से बनती है, लाल मिट्टी से बनती है। अगर लाल मिट्टी से जो ईंट बन रही है, जो साचा है, उस साचा को आप समझिए विशिष्टीकृत अन्य है, यानी वो परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आस पड़ोस हैं,
ये कहलाते हैं साचा है। उस साचे में आपने मिट्टी को भरा, तो जैसा साचा था मिट्टी ईंट का आकार वैसा ही आएगा। अब आपने मानना पड़ा कि वो जो मिट्टी साचा था वही टेढ़ा मेढ़ा था, यानी परिवार के लोगों की भूमिका ही स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, परिवार की भूमिका स्पष्ट नहीं थी, तो जो साचे में मिट्टी भरी गई, वो मिट्टी से जो ईंट बनेगी वो भी टेढ़ी टेढ़ी होगी। ठीक है, उसका भी आकार स्पष्ट नहीं होगा। अब बिना आकार के या टेढ़े मेढ़े आकार की ईंट जो निकल के आएगी साचे में से, अब वो जाएगी समाज के पास, सामान्यकृत अन्य लोगों के पास। तो क्या सामान्यकृत अन्य लोग उसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। वो उसे एड़े टेढ़े को काटेंगे, टूटेंगे। आपने देखा होगा मिस्त्री जब ईंट लगाता होता है तो ईंट को तोड़ता जाता है लगाते समय, क्योंकि उसको अपने हिसाब से चाहिए ईंट। वो ये नहीं देखना चाहता कि ईंट कैसी है, तो यही समस्या पैदा हो जाएगी। तो विशिष्टीकृत अन्य अगर सही से काम नहीं किया तो जो ब्रिक साचे में से जो ईंट निकल के आएगी वो अच्छी नहीं होगी, फिर समाज उसको अपने हिसाब से तोड़ेगा मोड़ेगा, तो यही समस्या पैदा हो जाएगी। क्लियर? इसलिए जरूरी है साचा सही होना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि विशिष्टीकृत अन्य अच्छा होना चाहिए, तो सामान्यकृत अन्य अपनी भूमिका निभा पाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि जब कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं तो पेपर बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक किताबों से प्रश्न बन रहे हैं, यानी किताब किसने कौन सी किताब लिखी, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, तो ये बच्चा भी सोशियोलॉजी पढ़ सकता है, 6वीं क्लास का बच्चा भी पेपर निकाल देगा। लेकिन जैसे ही पेपर आता है कथन कारण का, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन लिखा है फिर नीचे लिखा है कारण, फिर लिखा हुआ है कथन ए सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो फिर ऐसे लोगों से बाहर हो जाते हैं, ऐसे एग्जाम वाले बाहर हो जाते हैं जो यूथ कंपटीशन पढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे लोग बाहर हो जाते हैं जो गुप्ता शर्मा पढ़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका दिमाग चलता ही नहीं है सोशियोलॉजी में, क्योंकि उन्हें केवल आदत होती है किताब पढ़ लो, परिभाषा पढ़ लो, रट्टा मार लो। फिर कथन कारण वाले क्वेश्चन ऊपर से निकलते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पहले डीप में पढ़ना होता है, अच्छी किताब पढ़नी होती है। चलिए, तो विशिष्टीकृत और अन्य और सामान्यकृत अन्य में क्या डिफरेंस है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। तो विशिष्टीकृत अन्य क्या है? ये समाजीकरण के शुरुआती चरण होता है। क्यों? ये प्ले स्टेज का भाग है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने घर में हैं, घर के लोगों से घिरे हुए हैं, तो ये विशिष्टीकृत अन्य है। सामान्यकृत अन्य क्या है? गेम स्टेज है, क्योंकि अब ये परिपक्व अवस्था है, ये समाज के मूल्य, समाज के मापदंड के हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। तो सामान्यकृत अन्य में क्या आता है? समाज के मूल्य, समाज के मापदंड आते हैं, ये गेम स्टेज का पार्ट है। और विशिष्टीकृत अन्य प्ले स्टेज का पार्ट है। ठीक है, यहाँ व्यक्ति विशेष से ज्यादा शामिल होते हैं, माता पिता व्यक्ति विशेष शामिल होता है विशिष्टीकृत अन्य में, बाहर के लोग शामिल नहीं होते हैं। ऐसे लोग शामिल होते हैं जिससे बच्चे का संपर्क होता है, आमने सामने का संबंध होता है, भावनात्मक संबंध होते हैं, ऐसे लोग विशिष्टीकृत अन्य में शामिल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सामान्यकृत अन्य में पूरा समाज होता है, समाज के नियम होते हैं, समाज की अपेक्षाएं होती हैं, ये सामान्यकृत अन्य में शामिल होता है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि सामान्यकृत अन्य क्या है या विशिष्टीकृत अन्य क्या है, तो अगर आपको डिफरेंस मालूम है तो भी आप चीजों को अच्छे से आंसर लगा पाएंगे। विशिष्टीकृत अन्य में क्या है? व्यक्ति केवल खास लोगों से खुश करने में या उनके जैसे बनने की कोशिश करता है, परिवार के जो सदस्य हैं, मित्र मंडली है, उनकी तरह बनने की कोशिश करता है। सामान्यकृत अन्य में क्या होता है? व्यक्ति समाज के आदर्शों, कानूनों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, छोटे भाई के पास भी साइकिल है, बड़े भाई के पास भी साइकिल है, तो छोटा भाई साइकिल कैसे चलाएगा? वो बड़े भाई को देख कर साइकिल चलाएगा। वो साइकिल के और समाज के नियमों से, ट्रैफिक के नियमों के हिसाब साइकिल नहीं चलाएगा, वो बड़े भाई को देखते हुए साइकिल चलाएगा। तो बड़ा भाई जो साइकिल से कलाबाजी करेगा, छोटा भाई भी उस कलाबाजी को करने की नकल करेगा, ठीक है, उसकी तरह प्ले करेगा, गेम नहीं करेगा, प्ले करेगा। यानी वो जो आपके अंदर जो लोग आसपास थे उनके जैसे बनने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही छोटा भाई कहां जाएगा? छोटा भाई साइकिल लेके जाएगा सड़क पर, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना पड़ेगा, समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब वो यहाँ पे बड़े भाई की नकल नहीं कर सकता, अब उसे समाज के नियमों के साथ साइकिल चलानी है, ना कि बड़े भाई के हिसाब से साइकिल चलानी है। क्लियर हुआ? यही है विशिष्टीकृत अन्य और यही है सामान्यकृत अन्य। तो विशिष्टीकृत अन्य का दायरा सीमित है, ये व्यक्तिगत है। जैसे ही आप परिवार से बाहर निकलते हैं, 17-18 साल के होते हैं, आप कॉलेज पहुंचते हैं, फिर आप जॉब करते हैं, आप किसी दूसरे शहर में जाकर नए लोगों से संपर्क करते हैं, तो फिर आप सामान्यकृत अन्य के दायरे में आ जाते हैं। तो विशिष्टीकृत अन्य का दायरा काफी सीमित होता है और ये दायरा व्यापक होता है, सामाजिक होता है, फिर आप जीवन पर्यंत इसी दायरे में रहते हैं। फिर एक समय के बाद आप बड़े जब हो जाते हैं, फिर आपको इससे परवाह नहीं होती कि परिवार क्या सोचता है, फिर आपको टेंशन इस बात को होती है कि समाज क्या सोचता है, क्योंकि आप समाज में ही जी रहे हैं और समाज की अपेक्षाओं के हिसाब से ही जीते हैं। ठीक है?
कोई दिक्कत इसमें? तो क्लियर हुआ विशिष्टीकृत अन्य क्या है और सामान्यीकृत अन्य क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आता है भूमिका को लेकर। तो यूनिट नंबर 1 हमने जब पढ़ा था एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, या यूजीसी नेट में हम जब यूनिट नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे परिस्थिति और भूमिका के बारे में। तो भूमिका को लेकर मीट ने क्या विचार प्रकट किए? तो भूमिका को लेकर मीट के जो विचार हैं वो 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। किसने? मीट ने। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट बनता है भूमिका को लेकर कौन सी अवधारणा प्रतिपादित की है मीट ने। तो 3 अवधारणाएं हैं। पहली है रोल टेकिंग, रोल प्लेइंग और प्लेइंग ए रोल। ठीक है, इसको हिंदी में मत पढ़िएगा, कभी कभी हिंदी वाले शब्द जो होते हैं कंफ्यूजन कर देते हैं, वो शब्दों को बदल देते हैं, तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि पूछा क्या गया है। भूमिका ग्रहण करना, भूमिका पालन, अभिनय की भूमिका। अब कभी कभी क्या होता है, अभिनय की भूमिका आते ही हमारे दिमाग में आता है एरविन गॉफमैन। तो एरविन गॉफमैन का विचार अलग है, याद रखिएगा। तो ये आपके मीट का विचार अलग है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश वाले शब्द को पढ़िए। तो पहला क्या है, रोल टेकिंग, यानी दूसरों की अपेक्षाओं को समझना कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं। जैसे एक बच्चे का स्कूल में अलग भूमिका होती है, घर में एक अलग भूमिका है। तो बच्चा घर में ये देख रहा है कि माँ क्या चाहती है, स्कूल में ये देख रहा है कि टीचर क्या चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, रोल टेकिंग। यानी आपको स्कूल में आपको एक स्टूडेंट की भूमिका निभानी है, घर में एक बच्चे की भूमिका निभानी है। ठीक है, क्योंकि रोल टेकिंग है, भूमिका ग्रहण कर लिया आपने। दूसरी है भूमिका का पालन। एक बार आपने भूमिका ग्रहण कर ली तो आप क्या करेंगे, फिर आप उसे सामाजिक स्थिति के अनुसार उसके हिसाब से काम भी करेंगे। तो घर में जब हैं तो माता के साथ बच्चे के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि आप माँ के लिए बच्चे हैं। लेकिन जब आप स्कूल में हैं और वही माँ अगर आपकी टीचर भी हैं, तो फिर वहां पे आप बच्चे की तरह काम नहीं करेंगे, वहां पे आप स्टूडेंट की तरह काम करेंगे। वहां पे मम्मी को मम्मी नहीं बोलेंगे, वहां पर आपको मैडम बोलना पड़ेगा। बहुत से बच्चे होते हैं ना जिनकी मदर ही स्कूल में टीचर भी होती हैं, वो क्लास में ही टीचर आ जाती हैं। तो क्या बच्चा मम्मी बोलेगा? नहीं, वहां पे वो मैम बोलता है, घर में मम्मी बोलता है। यानी आपने भूमिका ग्रहण तो कर ली दोनों जगह पर, एक जगह पर बच्चे की, जगह पर स्टूडेंट की। अब आपको उसी हिसाब से पालन भी करना पड़ेगा। फिर आता है प्लेइंग ए रोल, यानी अभिनय की भूमिका। तो किसी विशेष किरदार को निभाना, किसी की नकल करना, इसे कहते हैं प्लेइंग ए रोल। जैसे स्कूल में कार्यक्रम हुआ, वहां बनना था, ठीक है, भगवान राम की भूमिका निभानी थी, या स्कूल के अंदर रामलीला हो रही है, मोहल्ले में रामलीला हो रही है, तो रामलीला बनना है, तो रामलीला में राम की भूमिका निभानी है। तो ये क्या हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका निभाना। तो भूमिका 3 पार्ट्स में बांटा है किसने, मीट ने। तो पहला क्या है, रोल टेकिंग, दूसरा क्या है, रोल प्लेइंग, और तीसरा है प्लेइंग ए रोल। वैसे इस कॉन्सेप्ट को आपने परिस्थिति भूमिका वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कन्वर्सेशन ऑफ गेस्चर। ये क्या होता है, यानी हाव भाव का संवाद। तो मीट कहते हैं कि समाज में हम एक दूसरे से केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि हाव भाव से, गेस्चर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी कुछ लोग बोलते नहीं है पर आंखें दिखाते हैं। आंखें दिखाते समझ जाता है कि संपर्क क्या है हो रहा है। ठीक है, उसी से व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कि व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है। यानी हमारे जीवन में केवल शब्दों का ही महत्व नहीं होता, हाव भाव का भी महत्व होता है। अभी 2 प्रकार के हाव भाव बताए हैं किसने, मीट ने। तो पहला होता है, ठीक है, अनर्थक हाव भाव। अनर्थक हाव भाव मतलब क्या होता है, नॉन सिग्निफाइंग गेस्चर। यानी एक ऐसा हाव भाव जिसका कोई खास मतलब नहीं होता है, बस वो आपके अनर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति की आंख में कुछ चला गया और उसने आंख को झपकाया, ठीक है, उसकी आंख फड़फड़ाने लगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, कोई अर्थ निकलता ही नहीं है इसका। ठीक है, सामने वाला में किसी प्रकार का कोई संदेश जा ही नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ होता है सार्थक हाव भाव। सार्थक हाव भाव मतलब क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो और सामने वाला उस अर्थ को जानता भी हो। ठीक है, जैसे किसी का आपने किसी को देखकर हाथ जोड़े, तो वो समझ गया कि आप हाथ जोड़ रहे हो यानी नमस्कार कर रहे हो, यानी सामने वाले को लगा कि आप उसका सम्मान कर रहे हो। यानी केवल हाथ जोड़ने के इशारे से ही क्या समझ गया, वो हाव भाव समझ गया कि आप उसका सम्मान कर रहे हो, इसलिए हाथ जोड़ के बात कर रहे हो। यानी हर वो संवाद, हर वो हाव भाव जिसका कोई मतलब होता है, उससे कहते हैं सार्थक। और ऐसा कोई भी हाव भाव जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे कहते हैं अनार्थक हाव भाव। क्लियर? तो 2 प्रकार के हाव भाव की बात करी है, और ये हाव भाव हमारे अंतःक्रिया में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो प्रतीक और संकेत तो भूमिका निभाते ही हैं, कभी कभी हमारी बॉडी की जो जेस्चर होता है, या हमारे कभी कहते हैं ना कि भाई शरीर बात करता है, हम आंखों से बात करते हैं, वाला काम है, बस वही होता है हाव भाव। ठीक है, तो 2 प्रकार के हाव भाव बताए हैं किसने, आपके मीट ने। अब मीट एक महत्वपूर्ण विचार प्रकट करते हैं
वो विचार है एक्शन का, यानी क्रिया का सिद्धांत। द एक्ट यानी क्रिया के चरण की बात करी है। तो मीड ने किताब लिखी, क्या नाम है, द फिलॉसफी ऑफ आर्ट। इस फिलॉसफी ऑफ आर्ट में मीड ने यह बताया कि इंसान कोई भी काम अचानक नहीं करता है, बल्कि एक प्रोसेस की तरह वो काम करता है। अब ये प्रोसेस की तरह जो काम करता है, इसमें 4 प्रकार की प्रोसेस होती है। ये जो क्रिया होती है 4 चरणों में पूरी होती है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मीड के अनुसार क्रिया का कौन सा चरण शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला चरण क्या है? पहला चरण है इंपल्स, यानी आवेग। हमें अंदर से इच्छा जागती है, ठीक है, अंदर से कोई मोटिवेशन आता है, तो हम क्रिया की शुरुआत करते हैं, यानी सबसे पहला क्या है? आवेग। दूसरा क्या है? परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण। अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हम कोशिश करते हैं जानने की वो है क्या, उसको आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है आपकी मैनिपुलेशन, यानी हस्तचालन, ठीक है, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और चौथा होता है कंज्यूम, उसे हम पूर्णतः अपने हाथ में हासिल कर लेते हैं। तो जीवन भर हम हमेशा इसी चरण में रहते हैं। जब तक कोई चीज हमें मोटिव नहीं करेगी, हम उसकी तरफ हम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। हमें कोई चीज मोटिव करेगी, फिर वो मोटिवेशन हमें दिखेगा, दिखेगा तो हम उसकी तरफ आगे जाएंगे और उस चीज को हासिल कर लेंगे। यही चीजें चलती हैं, यही होता है एक्शन। जैसे कोई व्यक्ति है, प्यासा है, तो प्यास क्या है? उसके इंपल्स है, उसको प्यास लग रही है, तो उसने मेज पर पानी देखा, गिलास देखा, गिलास और जग देखा। तो गिलास और जग को देखना क्या है? उसको मालूम पड़ा कि जग से और गिलास में पानी भरा होगा, जग में पानी भरा होगा, इससे मेरी प्यास बुझ सकती है। तो गिलास और जग ने उसको क्या किया? उसको एक मोटिवेशन दिया, क्योंकि उसने उसको चीजों को देखा। फिर वहां तक पहुंचा, चल के पहुंचा, मेज पर रखा है गिलास और मेज पर रखा है जग। उसे मालूम है कि जग में जो पानी भरा है यही मेरी आवेग को शांत कर सकता है, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंच के उसने गिलास को उठाया, पानी पी लिया और अपने आवेग को शांत कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यही होता है पूरा का पूरा क्रिया, यानी आवेग से लेकर पूर्णता तक की जो प्रक्रिया होती है, यही समझाने का प्रयास किया मीड ने कि हमारे जीवन में हर चीज हमें ऐसे ही चाहिए। कोई पहले चीज हमें मोटिव करती है, हम डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। आपने यूजीसी नेट की तैयारी करना डायरेक्ट सोच कर ही लिया, आपको पहले आवेग आया, इंपल्स आया कि मुझे प्रोफेसर बनना है फ्यूचर में। तो प्रोफेसर बनने का यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है कि नेट क्लियर करें, नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे और फिर हम प्रोफेसर बन जाएंगे। तो यही तो इंपल्स हुआ। तो पहली चीज आई इंपल्स। अगर आपका फ्यूचर में आपको प्रोफेसर नहीं बनना है या इस फील्ड में नहीं जाना है, तो आप नेट की तैयारी क्यों करेंगे? तो नेट की जो तैयारी का जो सोच आई आपकी, वो क्या है? वो है इंपल्स। पहले आप तैयारी के बारे में सोचा, क्योंकि आपने एपी बनने के बारे में सोचा है, क्लियर है। तो एपी बनने की सोच आपकी क्या है? वो है आपका इंपल्स। अब इस इंपल्स को कैसे पूरा किया जाए? तो इस इंपल्स का तरीका है कि एग्जाम की तैयारी की जाए। तो आपको क्या हुआ? आपको हुआ परसेप्शन, आपने आपको चीजों को देखा, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो आपका आवेग है, वो कैसे बनेंगे? तो उसके लिए नेट क्लियर करना पड़ेगा, नेट या सेट क्लियर करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, ये हो गया वहां तक। फिर आपने उसके लिए मेहनत करी, आपने कोर्स ज्वाइन किया, किताबें पढ़ी, कॉलेज में जाके पता किया, ठीक है, टीचरों से संपर्क किया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गिलास तक पहुंचने की कोशिश करी। फिर आपने एग्जाम क्लियर किया और आप बन गए, नेट क्वालिफाई किया और फिर आप एपी, भविष्य में एपी के लिए तैयारी करने लगे। तो ये क्लियर चरण ऐसे ही पूरा हुआ। अगर आपको आवेग नहीं आता, अगर आपको इंपल्स नहीं जागता, तो आप कभी तैयारी करते? कभी नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी इंपल्स की तैयारी कर रहा है, बिना किसी परसेप्शन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला। और केवल इंपल्स से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप उठकर गए ही नहीं, आपने इंपल्स तो सोच लिया कि मुझे एपी बनना है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है, बिना पढ़ने एपी बनना है मुझे बिना नेट क्वालिफाई किए एपी बनना है, तो एपी बन सकते हैं क्या? ठीक है, बिना तैयारी के नेट क्लियर हो जाए, बिना तैयारी के जेआरएफ मिल जाए, बिना तैयारी की एपी क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको उठ के चलना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो यही समझाने का प्रयास किया मीड ने कि क्रिया का महत्व क्या होता है और क्रिया के चरण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब वो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं मीड से। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो हम अभी अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन में, 25 क्वेश्चन हार्वर्ड मीड के। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपको अभी 25 क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो पुराने पेपर में आ चुके हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अगर लिखा आता माइंड एंड सोसाइटी तो आंसर आता पेरेटो। देखिए क्वेश्चन है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, तो लेखक कौन है? हार्वर्ड मीड इसके लेखक हैं, आपको मालूम ही है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और अलग अलग परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है।
कि मीड के अनुसार स्व का विकास किसके माध्यम से होता है, हमारा सेल्फ कैसे डेवलप होता है, जैविक परिपक्वता से, सामाजिक अंतःक्रिया से, अनुवांशिक कारकों से, या केवल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से। तो भाई स्व का विकास की जरूरी है इंटरेक्शन होना, अंतःक्रिया होना। तो अंतःक्रिया के बिना हमारा सेल्फ डेवलप नहीं हो सकता। मीड के स्व के सिद्धांत में मैं और मुझे के बीच में क्या संवाद है? मैं और मुझे, मैं का मतलब क्या है, हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, और मी का मतलब क्या है, समाज की अपेक्षाओं को दिखाता है। अगर हम केवल अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, समाज के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा सेल्फ डेवलप नहीं होगा, समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। हमारी क्रिएटिविटी और समाज की अपेक्षाएं जब दोनों मिल जाती हैं, तब सेल्फ डेवलप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सामान्यकृत अन्य, जनरलाइज अदर की अवधारणा किसने दी है? ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो भाई मीड की अवधारणा है जनरलाइज अदर। ठीक है, मीड के अनुसार समाजीकरण के किस चरण में बच्चा विशिष्टीकृत अन्य की भूमिका निभाता है? विशिष्टीकृत अन्य याद रखिएगा। ठीक है, सामान्यकृत अन्य की बात नहीं हो रही, विशिष्टीकृत अन्य मतलब परिवार के सदस्य, ठीक है, मित्र मंडली, आसपास का पड़ोस जिनको बच्चा जानता है, आमने सामने के रिलेशन होते हैं, उसे कहते हैं विशिष्टीकृत अन्य, सिग्निफाइड अदर कहते हैं। जनरलाइज अदर की बात नहीं हो रही, सिग्निफाइड लोगों की बात हो रही है, यानी अनुकरण का चरण, खेल का चरण, गेम का चरण या वयस्क चरण। ठीक है, तो ये कौन सा चरण होगा? ये होती है प्ले स्टेज, यानी खेल का चरण। ठीक है, गेम चरण तो कब आएगा? जब बच्चा सामान्यकृत अन्य लोगों में जाएगा, जब समाज की भूमिकाओं को स्वीकार करेगा, समाज की भूमिका के उसके पीछे के अर्थ को समझने का प्रयास करेगा, नियमों को समझने की प्रयास करेगा, वो कहलाता है गेम चरण। तो शुरुआत कहां से होगी? प्ले स्टेज से। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है, जैसा कि मीड ने बताया? अब यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। अब बहुत से लोगों ने सामाजिक क्रिया पढ़ते ही नहीं है हार्वर्ड मीड की, जबकि मीड के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रिया वाले टॉपिक से। कि जब भी हम सामाजिक क्रिया पढ़ते हैं, हम दो लोगों का टॉपिक पढ़ लेते हैं, मैक्स वेबर और पार्सन। लेकिन सामाजिक क्रिया पर कई लोगों ने विचार प्रकट किया है। तो ये सामाजिक क्रिया की बात नहीं हो रही है, लेकिन क्रिया का सिद्धांत तो है अपने आप में। तो किसने प्रकट किया? क्रिया के चरण तो बताए हैं मीड ने, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लगभग 2018-19 का प्रश्न है अपने आप में ये। चलिए तो मीड का चरण क्या है? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इंपल्स होगा, यानी आवेग होगा। आवेग के बाद क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण होगा। उसके बाद हस्तचालन होगा, फिर आप पूर्णता तक प्राप्त कर पाएंगे। तो यही क्रम होता है किसका? आपके सामाजिक चरण, सॉरी, क्रिया के चरणों का। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब देखिए क्या पूछा गया है, शब्द, अवधारणा का इस्तेमाल नहीं किया है, शब्द किसने पूछा है। अवधारणा लिखा होता तो मीड होता, शब्द पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ब्लूमर। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। अब यही प्रश्न यूजीसी नेट में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो महत्वपूर्ण है, हर बार स्टूडेंट सोचता है कि दोनों आंसर में मीड आंसर क्यों नहीं हुआ, ब्लूमर आंसर क्यों आ रहा है। अरे पहले क्वेश्चन को देखिए, अवधारणा पूछ रहा है कि शब्द पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा के जनक कौन है, तो फिर आएगा मीड। लेकिन शब्द के जनक कौन है? शब्द के जनक है ब्लूमर। ठीक है, चलिए तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें आज हमने जानने और समझने का प्रयास किया हार्वर्ड मीड के बारे में। जितना हो सका उतनी सरल, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है। क्योंकि एक बार मीड हो ब्लूमर को, दोनों को एक साथ मिला के जरूर पढ़ लीजिएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने ब्लूमर पढ़ा था और आज के लेक्चर में हमने मीड पढ़ा। क्लियर? और मीड वाले टॉपिक को आप 2-3 जगह पे और पढ़ने को मिलेगा। जब आप सामाजिकरण का सिद्धांत पढ़ते हैं तो आई एंड मी थ्योरी पढ़ेंगे, उसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हमने केवल सिंपल थ्योरी के रूप में पढ़ा, वहां पे उसको सामाजिकरण के सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाता है। दूसरा, भूमिका वाले टॉपिक में 3 प्रकार की भूमिकाओं की बात करी है, वो हमने जानने का प्रयास किया। जनरलाइज अदर क्या होता है, विशिष्टीकृत अन्य यानी सिग्निफाइड अदर क्या होता है। कभी कभी इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं भूल जाते, हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ, अभी भी बहुत से लोग अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जून का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके साथ के लोग हैं, क्योंकि कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी अपलोड होते हैं। तो ये संदेश यूट्यूब के पर देखने वाले लोगों के लिए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको मालूम ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, बैच शुरू हो चुके हैं। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ पूछिए, आप सभी लोग जो लोग एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस में। हाँ, कविता जी, शिल्पा जी, तेज जी, विजेंद्र जी, दीपिका जी, पूछिए सब लोग।
टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? अगर टॉपिक नहीं समझ में आया तो बताइए कौन सा पार्ट है जो उसे नहीं समझ में आया, उसको फिर से समझाया जाएगा। जब तक कोई भी ऐसा हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, तो फिर टॉपिक क्लियर नहीं होता। अगर आपको हार्वर्ड मीट में एक भी लाइन, एक भी शब्दावली, एक भी टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर नहीं है तो पूछिए, क्योंकि अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो फिर आप पूछेंगे कब? रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आप चीजें नहीं पूछ सकते। तो लाइव लेक्चर का यही फायदा होता है कि यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छी बात है। चलिए, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला लेक्चर हमारा शुरू होगा 15 मिनट आपके 9:45 पर। उसमें हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है हमारा एमपीजीके का, उसमें यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा था। तो यूनिट नंबर 4 में हम देख रहे थे ट्राइबल इशू। तो ट्राइबल इशू पे हम फोकस करेंगे और उसको टॉपिक हमारा शुरू होगा 8:45 पर, ठीक है, सॉरी 9:45 पर। तो आधा घंटे के अंतराल पर वो लेक्चर शुरू होगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। उपनिषद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सेट, पीजीटी और सीयूटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आज ही उपनिषद एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए।